हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जो डिफरेंट मार्केट फॉर्मर्स है उनको हमने इंट्रोड्यूस किया कन्वेंशनली, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एलिमेंट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और ख़ास जो हमारा एम्फेसिस था वो इस चीज़ पे था कि हम कैसे तय करते हैं डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स या फॉर्म्स, यानी कि हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, कौन सा क्राइटेरियन यूज़ करते हैं ये तय करने के लिए कि एक मार्केट की नौवियत क्या है या इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दैट वाज, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। तो जो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स है उनमें जो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तस्वुर किया जाता है, जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। तो आज के इस लेक्चर में हम परफेक्ट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम दो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। एक तो ये कि परफेक्ट कंपटीशन हम किसे कहते हैं, यानी कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक मार्केट के लिए जब हम इसको कहेंगे कि ये परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट स्ट्रक्चर है या मार्केट फॉर्म है। ये तो एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम एम्फेसाइज करेंगे, वो ये है कि जो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है परफेक्ट कंपटीशन में, तो उसके लिए हमने किन किन चीज़ों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो वो किन चीज़ों के ज़रिए से हम दिखाते हैं, कौन से फैक्टर्स है जिनके ज़रिए से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो ये दो चीज़ों पे आज हम जो है अपना लेक्चर जो है फोकस करेंगे। तो पहले हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है, और ये चीज़ हम ऐसे समझ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक मार्केट स्ट्रक्चर को परफेक्ट कंपटीशन डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए। तो ये जो कंडीशंस है, हम चार कंडीशंस की अभी बात करेंगे। उनमें से तीन कंडीशंस का तज़किरा हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है। तो ये हमारी बुक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक। तो आप ये रॉबर्ट ई हॉल और मार्क लिबरमैन जो है उन्होंने ये बुक लिखी है, तो आप जो है इसको ख़रीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक। कंसेप्चुअल फाउंडेशंस अच्छे बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसमें लिखा गया है कि देयर शुड बी 4 कंडीशंस। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट जो बुक्स है उनमें जो है डिफरेंट नंबर ऑफ कंडीशंस का तज़किरा यूजुअली होता है। तो एनीवेज हम 4 कंडीशंस पे आज हम फोकस करेंगे, जिनमें पहली 3 कंडीशंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 ही कंडीशंस भी याद रखेंगे, उनको लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, वो एग्ज़ाम में आप लिखेंगे उनके बारे में, तो इट इज़ सफिशेंट। लेकिन अगर चौथी कंडीशन भी आपके जहन में है तो दैट इज़ बेटर। तो 4 जो कंडीशंस है जिनकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि द कंडीशन इन द मार्केट इज़ दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वो ये 4 कंडीशंस है। अब आप बताइए कि कौन कौन सी है। पहली है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरी है होमोजीनियस प्रोडक्ट, तीसरी है परफेक्ट फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एंड चौथी जो कंडीशन है वो है वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स। तो हमारे पास इसलिए 4 कंडीशंस है: large number of buyers and sellers, homogeneous product, and then we have free entry and exit and well informed buyers and sellers। तो अभी हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे, और पर्टिकुलर जो हमारा एम्फेसिस होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि जब ये कंडीशन प्रिवेल होगी तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब हम मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो प्राइस देखते हैं, दूसरा क्वांटिटी देखते हैं। तो ख़ास तौर पर हमें ये यहाँ पे जानना है कि प्राइस पे कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा इन कंडीशंस का। तो दैट इज़ द थिंग दैट वी विल बी ट्राइंग टू फोकस अपॉन। तो अब देखिए, जो पहली कंडीशन है वो क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो हम ये तस्वर करते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो सेलर्स होने चाहिए उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो बायर्स है उनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट ये है कि इनसिग्निफिकेंट शेयर इन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग
है जो फॉर एग्जांपल ख़रीद रहे हैं, मैं भी एक इनमें से एक कंज्यूमर मैं भी हूँ, कस्टमर मैं भी हूँ। तो अब चूंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, इसलिए मैं जो ख़रीदूँगा वो एक स्मॉल अमाउंट होगा, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। मैं ना भी खरीदूं तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दिस इज द थिंग दैट इज एक्चुअली नो नीडेड टू बी अंडरस्टूड हियर। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग सेलर्स हैं मार्केट में। तो अभी अगर मैं चाहूँ कि मैं ना बेचूं, मैं ना सेल करूं, तो इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ने ही वाला नहीं है। तो चूंकि मेरा शेयर जो है ना मार्केट का, चाहे मैं सेलर हूं या बायर हूं, इन बोथ वेज मेरा शेयर काफ़ी छोटा है। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरा शेयर काफ़ी छोटा है? इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी। तो मेरा जो इम्पैक्ट होगा अब मार्केट प्राइस पे या क्वांटिटी पे, वो तो इनसिग्निफिकेंट होगा, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा मेरा इम्पैक्ट। यूजुअली एक जो बायर है या एक सेलर जो है वो चाहता है कि मेरा इम्पैक्ट हो, क्योंकि फिर मैं जो है बार्गेनिंग कर सकता हूँ, फिर जो है मैं प्राइसेस को ऊपर नीचे उनको कर सकता हूं। तो अगर अब मेरा वैल्यू ही उतना नहीं है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि मैं प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मैं प्राइसेस पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। तो इसलिए क्या होता है कि एज बायर और एज सेलर, इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर्स आर प्राइस टेकर्स। तो मैं बहसते इंडिविजुअल बायर या सेलर, इसी तरह आप इंडिविजुअल बायर या सेलर जो है, आप वही प्राइस पे खरीदेंगे या बेचेंगे जो मार्केट में प्रिवेल हो रहा होगा। सो वी आर एक्चुअली प्राइस टेकर्स इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, अगर हमारी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल हम इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे ऑन मार्केट प्राइस और क्वांटिटी। तो देयरफॉर वी बिकम प्राइस टेकर्स। तो इसलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक बायर और एक सेलर क्या होता है, वो प्राइस टेकर्स होते हैं, वो प्राइस मेकर्स नहीं हो सकते हैं। दे हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और अब हमें ये पता चला कि जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस और क्वांटिटी पे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, वो तो होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए जो और एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रोडक्ट जो है ये सेम है फॉर एवरीवन। द स्टैंडर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन नो सेट फॉर इट। ये ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्ट क्या है। अब देखिए क्या होता है, इन एवरी रेस्पेक्ट द प्रोडक्ट इज द सेम। हर किसी तरीके से, हर किसी एंगल से जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम है, सबके लिए वो सेम है। तो फॉर बायर्स एंड द प्रोडक्ट सोल्ड बाय डिफरेंट सेलर्स इज द सेम। एक बायर जो है, जो सेलर बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो उसके लिए सब सेलर्स के पास जो इस मार्केट में इन्वॉल्व होंगे, उसके लिए सब सेलर्स के पास जो ये प्रोडक्ट है जो वो बेचते हैं, इट इज़ द सेम। तो इसके लिए ऑप्शन है, ये एक के पास भी जा सकता है, दूसरे के पास भी जा सकता है, किसी एक के पास भी जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ये यूनिक नहीं है, ये सेम है हर किसी के पास। तो इसके लिए उसके पास एक लिबर्टी है। अब देखिए इससे क्या होता है, ऑल सेलर्स हैव टू चार्ज द सेम मार्केट प्राइस। क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सेम है, ये होमोजीनियस है, तो सबके सब सेलर्स जो हैं उनको तो सेम प्राइस चार्ज करना होगा। अब एक फॉर एग्जांपल एक सेलर ये कहेगा जी नहीं मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, दूध की मिसाल लीजिए आप, या फॉर एग्जांपल शुगर की मिसाल लीजिए आप। अगर हम सपोज करेंगे शुगर इज़ सेम, तो अभी फॉर एग्जांपल रेट इज़ फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़, तो कोई एक सेलर ये कहेगा कि मैं 60 पे बेचूंगा, तो ही कैन नॉट डू दैट, क्योंकि उसके जो कस्टमर्स होंगे उनको मालूम है कि ये चीज़ नेक्स्ट दुकान पे, नेक्स्ट रिटेलर पे या मॉल में जो है ये 50 रुपये की मिलती है, तो वो वहाँ पे जाएंगे। इसलिए उसके पास जो है, जो चाहता था कि मैं रेट इंक्रीज करूं, उसके पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि मैं खुद से इस प्रोडक्ट की रेट जो है उसको इंक्रीज करूं, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज करूं। तो इस तरह जो प्रोडक्ट जब होमोजीनियस होगा, तो
we cannot manipulate price, we have to accept what is prevailing in the market. तो एक इंडिविजुअल सेलर के पास ये लिबर्टी नहीं होती है कि वो प्राइस को ऊपर नहीं, प्राइस जो है वो उसको बढ़ाए या उसको कम करें. तो तीसरी कंडीशन अब हमारे पास क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट. यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब ये हुआ कि आपके लिए बिल्कुल आसानी है कि आप मार्केट में दाखिल हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री में दाखिल हो सकते हैं एज ए सेलर. तो ये आपके लिए आसान है, इसके लिए कोई बैरियर्स नहीं है. आप देखिए टेक्निकली हम कहते हैं कि नो बैरियर्स और स्पेशल कॉस्ट्स टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स. न्यू एंट्रेंट हम किसको कहेंगे? अभी जो मार्केट में सेलर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं. अब नया एक बंदा ये चाहता है कि मैं भी ये प्रोडक्ट बेचूं, मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल करूं. तो वो जो नया बंदा आएगा, ही इज़ ए न्यू एंट्रेंट, वो नया जो है जो दाखिल हुआ है मार्केट में. तो अब क्या हो रहा है कि जो नया अब चाहता है ये बिजनेस करना, ये बिजनेस स्टार्ट करना, उसके पास जो है क्या कहा जाता है? नो बैरियर्स. एक तो होते हैं लीगल बैरियर्स होते हैं, कानून की जो है इजाज़त ना हो किसी चीज़ के बारे में, तो देन इट बिकम्स अ बैरियर. तो ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी कि ये फ्री है ये इस मार्केट में दाखिल होना. तो इसी तरह दूसरा ये है कि स्पेशल कॉस्ट्स जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे जो एक नया एंट्रेंट हो. अब इसका मतलब क्या है कि स्पेशल इसको कॉस्ट्स जो है वो बियर नहीं करने पड़ेंगे. इसका मतलब ये है कि जो न्यू एंट्रेंट होगा, न्यू एंट्रेंट्स एंड एग्जिस्टिंग फर्मर्स फेस द सेम कॉस्ट्स. यानी कि जो नया दाखिल होगा मार्केट में उसको भी वही उसके लिए भी वही कॉस्ट्स होंगे प्रोडक्ट बनाने के, जिस तरह ओल्ड जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो ये सेल कर रहे हैं. तो नए और पुराने में कोई फ़र्क नहीं है. जब नए और पुराने में कोई फ़र्क नहीं है, पुराने को कोई एडवांटेज नहीं मिलता इन कंपैरिजन टू जो एक नया अब एंट्रेंट है मार्केट में, कॉस्ट एडवांटेज. तो इसका मतलब ये है कि जो नया एंट्रेंट दाखिल हो गया मार्केट में उसको कोई स्पेशल कॉस्ट जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे, एडिशनल कॉस्ट जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे. वही कॉस्ट उसको बियर करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में जो अभी प्रोड्यूसर है या सेलर है वो जो बियर कर रहे हैं वही इसको भी बियर करने पड़ेंगे. तो इसी तरह अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अभी अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे मार्केट में, राइट, डिमांड ज़्यादा है, जो सप्लाई है प्रोडक्ट की वो कम है, तो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे. लेकिन जब लोग देखेंगे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इंडस्ट्री में है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री में दाखिल हो जाएंगे. जब वो इंडस्ट्री में दाखिल हो जाएंगे एज सेलर्स, एज प्रोड्यूसर्स, तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी. जब सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मलसी की तरफ आएंगे, वो डिक्रीज़ हो जाएंगे जब तक कि वो नॉर्मल पे ना आए. यानी कि जब तक वो उस लेवल तक आएंगे जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट्स हासिल होते हैं एक सेलर को या एक प्रोड्यूसर को. तो अगेन परफेक्ट कंपटीशन तो फिर ये हुआ कि जो आपका प्राइस होगा वो यूजुअली जो है वो एबनॉर्मली ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो उस लेवल पे नहीं होगा जहां पे लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हासिल करेंगे. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस. अब देखिए इसी तरह अब अगर कभी लॉसेस हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है और लॉसेस हो रहे हैं, तो जो एक नया जो एक फर्म है वो अगर चाहे कि वो निकले मार्केट से, तो अगेन उसके पास उसके लिए कोई बैरियर्स नहीं होंगे या उसको स्पेशल कॉस्ट्स उसके लिए नहीं होंगे, निकलने के स्पेशल कॉस्ट्स उसके लिए नहीं होंगे. तो इफ़ दिस इज़ द केस, स्पेशल कॉस्ट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, चाहे उस वक्त जब दाखिल हो रहे हैं मार्केट में या जब मार्केट से जा रहे हैं, तो वी हैव अ कंडीशन ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. या अगर लीगल बैरियर्स नहीं है, कानूनी पाबंदी नहीं है दाखिल होने की या मार्केट से निकलने की, तो वी हैव नो बैरियर्स. ओके, तो व्हेन द कंडीशन इज लाइक दैट वी कॉल इट फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. और इससे हमें यह भी पता चला कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होगी तो एबनॉर्मल प्राइसेस नहीं होंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होंगे. दैट मीन्स कि जो हमारा प्राइस है वो काफ़ी नीचे रहेगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. अब हमारी लास्ट कंडीशन है, चौथी कंडीशन है. जैसा कि मैंने कहा कि देखिए अगर आप 3 कंडीशन याद रखेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, लेकिन अगर चौथी कंडीशन भी जहन में रहेगी तो इट इज़ बेटर. अब ये चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन ये है कि
वी हैव वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर्स और सेलर्स है उनको मालूम है कि मुख्तलिफ चीज़ें जो उनको मालूम होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट के बारे में, दे आर कन्वर्सेंट अबाउट दैट, दे नो अबाउट दैट। तो वी हैव बायर्स एंड सेलर्स हु possess ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो इस चीज़ के बारे में, इस मार्केट के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो दे हैव दैट वेरी इंफॉर्मेशन। इससे अब क्या होगा, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज नोन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोगों को मालूम है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ओके, दैट मीन्स वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स। तो यही तो मतलब रखता है कि यही मतलब है कि वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स का। तो इससे अब क्या होगा, ए होमोजीनियस प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एट सेम प्राइस बाय ऑल सेलर्स। जो अब सेलर्स होंगे, जो एक खास किस्म का प्रोडक्ट होगा, वो सब उसको सेम प्राइस पे बेचेंगे, क्योंकि जो बायर्स है वो तो इन्फॉर्म्ड है अबाउट द प्रोडक्ट। अभी अगर एक चाहेगा कि मैं इंक्रीज करूं प्राइस को, लेकिन बायर्स जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, वो दूसरे के पास जाएंगे, वो इसके पास नहीं जाएंगे। तो एक बायर तभी दूसरे के पास जाएगा जब उसको मालूम होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अगर उसको मालूम नहीं होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का होगा वो उसको 200 में भी बेचा जा सकता है। बट इफ़ ही इज़ इन्फॉर्म्ड देन ही विल नॉट बी चार्जड एडिशनल प्राइस। ज़्यादा प्राइस उसको जो है वो प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड है। और प्योर परफेक्ट कंपटीशन की एक कंडीशन ये है कि पीपल आर व्हाट, वेल इन्फॉर्म्ड। सेलर्स भी वेल इन्फॉर्म्ड है और बायर जो है वो भी वेल इन्फॉर्म्ड है। इसलिए लास्ट जो यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हैं, इट इज नो वन कैन चार्ज मोर एज बायर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। क्योंकि बायर्स वेल इन्फॉर्म्ड है इसलिए ज्यादा प्राइस इसके बारे में चार्ज नहीं होगा। तो ये थी 4 कंडीशंस अबाउट परफेक्ट कंपटीशन एंड आई होप कि आपने ये अच्छे से जहन में रखी होंगी।